नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, अभी हमारी जो सीरीज चल रही है, जो हमारा अभी डिस्कस चल रहे हैं, हमारा है मेष लग्न का। अभी तक हमने मेष लग्न के जितने भी ग्रहों का प्रभाव है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तक हमने मेष लग्न से लेकर के द्वादश भाव यानी प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक हमने सारा डिस्कस किया हुआ है। तो इस हमारे इन वीडियो में, हमारे चैनल के वीडियो में प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सारे वीडियो अपलोड किए हुए मिले हैं, सब कुछ मिल जाएगा। ओके, अब हम राहु की डिस्कस अभी तक हम कर रहे हैं, अब स्टार्ट किए हैं। उसमें भी राहु प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन तक हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। और आज हमारा जो वीडियो है वह मेष लग्न के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के राहु का घर। अष्टम भाव हो गया, वृश्चिक राशि हो गई और राहु ये हो गए, यानी अष्टम भाव के वृश्चिक राशि में राहु का हम फल मेष लग्न के बताना है। इसमें हमें डिस्कस करना है, क्या राहु अष्टम भाव में अच्छे होते हैं या बुरे, क्या हम उसका डिस्कस कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा उसका, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि है, यहाँ पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल, यानी अष्टमेश हमारे मंगल हो गए। अष्टमेश जब मंगल हो गए तो यहाँ पे बैठा कौन है? राहु ग्रह अष्टम भाव में बैठा है। अब उसकी यदि दृष्टि की बात करें हम, तो उनकी दृष्टि होती पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। तो पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि किन किन भावों को आज हमारे राहु की दृष्टि होगी? तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी द्वादश भाव को पंचम दृष्टि होगी, 6, 7 द्वितीय भाव को सप्तम दृष्टि होगी और 8, 9 चतुर्थ भाव को नवम दृष्टि हमारी होगी। जो राहु की नवम दृष्टि है वो चतुर्थ भाव को देखेगी। ठीक है। उसके बाद यदि हम नक्षत्रों की बात करें, तो राहु यदि वृश्चिक नक्षत्र में होंगे, वृश्चिक राशि में होंगे, तो किन किन नक्षत्रों से जाते हुए जाएंगे? यदि विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका। वृश्चिक राशि में जब कोई भी ग्रह होता है तो हमें विशाखा का 1 चरण, अनुराधा की 4 और ज्येष्ठा की 4 चरण से हमारी वह राशि बनती है वृश्चिक राशि। ठीक है। वृश्चिक राशि में हमारे राहु विद्यमान है। राहु जब विराजमान है तो विशाखा नक्षत्र में 1 चरण है, तो 1 चरण का होगा 3 अंश, 3 अंश और 20 कला तक। यदि राहु 3 अंश 20 कला तक है तो विशाखा नक्षत्र में होंगे। वहां के स्वामी कौन है? हमारे बृहस्पति। यदि राहु अनुराधा नक्षत्र में है 3:20 से लेकर 16:40 तक, तो वहां के स्वामी हमारे होंगे शनि। और राहु यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो 16:40 से लेकर के 30 अंश तक वहां के स्वामी हमारे होंगे बुध। ये हमारा डिस्कस हो गया तीनों नक्षत्रों का, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठांतम, वृश्चिका। वृश्चिक राशि में जो 9 चरण के साथ ज्येष्ठा, अनुराधा और विशाखा नक्षत्र जो होते हैं उनका हमारा डिस्कस हो गया। अब अष्टम भाव के जो हमारे होते कारक होते कौन है? हमारा शनि। शनि हमारे अष्टम भाव के कारक हैं। और उच्च नीच जो राशि मिथुन और धनु है और कन्या मूल त्रिकोण राशि है। वैसे बहुत से लोगों का विचार, कुछ लोगों को, बहुत से नहीं, ज्यादा मैं कह सकता हूं, कुछ लोगों का विचार वृश्चिक और वृष राशि का भी होता है कि वृष राशि में राहु जो है उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। मगर वो अपना अपना विचार है। ज्यादातर 70-80% जो है, ज्यादातर चांस वो मिथुन राशि और धनु का ही विचार, काफी ग्रंथों में यही दिया हुआ है। ठीक है। ये हमारा पूरा चैप्टर, हमारा पूरा टोटल कंप्लीट हो गया। वीडियो हमारे मोटा मोटा हम डिस्कस करेंगे। अब हम जब डीप में जाना है, हम डीप में जाकर के क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे चार्ट की बहुत अच्छा सगुन है, और 121वें वीडियो जो हमारी लाइन बाई नंबर वाइज जा रही है उसके विषय में हमने डिस्कस किया है। ठीक है।
अब हमारा डिस्कस है राहु और मंगल। राहु और मंगल क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि में बैठे हैं राहु और वृश्चिक राशि के स्वामी हमारे मंगल हैं, जो अष्टम भाव में उनकी राशि है। ठीक है, अष्टमेश जैसे हमने बता दिया मंगल वहां पर, तो मंगल का पावर और थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि मंगल लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। लग्न भाव से संबंधित हम जब किसी एक लग्न का बात करते हैं तो उसमें हम बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं कि इसमें कौन सा ग्रह ज्यादा पावरफुल प्रभावशाली होगा, कौन सा मारक होगा, कौन सा बाधक होगा। ठीक है, ये हम बहुत सी योग जो है राजयोग देखते हैं, ठीक है, शासनिक प्रशासनिक योग देखते हैं, बाधक योग देखते हैं और मारक योग देखते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें आज ये भी डिस्कस हमें करनी चाहिए कि हम मंगल और राहु की ही डिस्कस नहीं करते हैं, उसमें हमने जो राजयोग योग कारक ग्रह है उनका भी हमें डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें बहुत सी चीजों को छोड़ करके राहु और मंगल की, राहु अष्टम भाव में बैठे, तो अष्टम भाव की हम डिस्कस करेंगे। अष्टम भाव से हम क्या विचार करते हैं? अष्टम भाव से हम लंबी आयु का प्रदान करते हैं, हम यहाँ से पुरातत्व का प्रदान देखते हैं, यहाँ से हम कष्टों की निवृत्ति को देखते हैं, यहाँ से हम रोग बीमारियों को देखते हैं, यहाँ से हम गड़े हुए धन की विचार की स्थिति को देखते हैं, यहाँ से हम जमीनी से नीचे स्थिति को हम देखते हैं, यहाँ से हम अपने जीवन में अचानक जो कह देते हैं कष्ट, जो अचानक हमारे शारीरिक कष्ट आदि एक्सीडेंट अचानक होते हैं, इन सब चीजों को हम अष्टम भाव से देखते हैं। ये हो गया। उसके बाद अष्टम भाव से हम बहुत सी चीजें ऐसी चीजें देखते हैं जैसी बीमारियां हमारी यहाँ से, जैसे मूत्र से बीमारियां संबंधित है, रिंग से आपकी बीमारियां, गुदा स्थान से बीमारियां आदि है, ये सब चीजें हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव से किडनी स्टोन आदि देखते हैं, अष्टम भाव से किडनी से संबंधित कोई भी बीमारियां आदि है वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। ठीक है, राहु यहाँ पर वृश्चिक राशि के बैठे हैं, वृश्चिक राशि के राहु यहाँ पर कोई अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि मंगल और राहु का कोई मित्रता नहीं है, ये अगेंस्ट है, बिल्कुल अगेंस्ट है, कोई किसी में दबने के तैयार नहीं होता है। और विशेषकर यदि जाके मंगल शनि में थोड़ा बहुत समझौता हो जाएगा, मगर मंगल राहु में कोई समझौता नहीं। मंगल की राशि में राहु बैठ करके कोई कॉन्फिडेंस सवाल या कॉन्फिडेंस पावर या कॉन्फिडेंस डिसीजन दे दे तो नहीं होगा, नुकसान ही करने के चांस बनेंगे। हालांकि ये आपको ध्यान देना होगा कि पापी ग्रह यदि छठे आठवें भाव में बैठे हैं तो वहां पर अपना प्रभाव वर्चस्व ज्यादा दिखाते हैं, मगर नीच का होने का कारण और शत्रु क्षेत्रीय होने के कारण से वो पावर और ज्यादा खराब होने के चांस होते हैं, वो शुभ फल के चांस कम होंगे। मगर आप ऐसा नहीं कह सकते कि अष्टम भाव में राहु बैठेगा तो आपका टोटल पूरे चार्ट को ही खराब कर देगा। हम चार्ट के मुताबिक डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हमें अष्टम भाव के राहु की बात करनी है तो उससे सबसे पहले हम उसमें मंगल की पोजीशन को देखेंगे। यदि मंगल लग्न में, पंचम में, नवम में, दसम में बैठा है तो एक राजयोग, अच्छा योग कारक होगा और राहु को अपने कंट्रोल में रखेगा। क्यों रखेगा? लग्न में यदि बैठता है तो चतुर्थ दृष्टि डालेगा, मंगल में यदि पंचम में बैठता है तो चतुर्थ दृष्टि डालेगा। ये बेनिफिट्स देंगे, अपने घर को बचाव करने की कोशिश करेगा, तो वहां पर राहु का वर्चस्व कम हो जाएगा, जिससे अपना प्रभाव कम देने की कोशिश करेगा। एक हो गया। दूसरा, मेष लग्न की स्थिति में यदि योग कारक प्लैनेट है तो वह चंद्रमा है, सूर्य है, बृहस्पति है। ये बहुत अच्छी पावर, यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में यदि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो मंगल का जो राहु का प्रभाव है आपने काफी दबे हुए वाक्यों से बोलिए, क्योंकि इतना बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा, इतना बुरा प्रभाव नहीं होगा। एक तो ये है। दूसरी बात, सूर्य, शनि, चंद्रमा, बृहस्पति आदि की दृष्टि पड़ती है और उसमें पावर आ जाएगी, जिससे राहु का प्रभाव एक सामान्य हो जाएगा। ठीक है, यहां पर राहु हमें
आयु आदि में प्रधानता करेगा, मगर आयु में प्रधानता का कारण क्या है? अचानक कष्ट देगा और बार बार कठिनाइयों के साथ आपको कष्ट देगा, बार बार हेल्थ इश्यूज बनाएगा, बार बार कर्जाई बनाएगा, आपको बार बार आपको जीवन में कष्ट ज्यादा प्रदान करेगा। यदि परसेंटेज देखी जाए तो आपको 70-80% कष्ट में जीवन प्रदान करेगा और सुख में जो है जीवन 20% प्रदान करेगा। हेल्थ इश्यूज है, धन के इश्यूज है, ये सब चीजें। मगर जो बेनिफिट क्या राहु यहां पर देगा, यहां कर विदेश यात्रा से संबंध बना देगा। यहां से यात्राओं के लिए, समुद्री यात्रा, जहाज की यात्रा, ये यात्राओं के लिए आपको बेनिफिट देगा राहु। यहाँ पर यात्रा कारक राहु प्रभावशाली होगा। हाँ, हालांकि वहां जाकर के आपको कष्ट मिले, परेशानी होवे, मगर यात्रा, आज की जनरेशन जो है राहु के कारण से बड़ी पावरफुल है। आज की जनरेशन जो है, देखो आज से 100-200 साल पुराना यदि हम विदेश कहते थे तो बहुत गलत शब्द होता था, बहुत उसको अपशब्द कहा जा सकता, मतलब दुखी स्थिति में हम कहते थे कि ये विदेश जाके पैसा कमाने का है। मगर आज की स्थिति में सबसे चीज पावरफुल ही यही मानी जाती है। तो इन चीजों में शब्द में चेंज हमें लाने पड़ते हैं। जब आपके निर्धन योग बनते थे, सीधी बात समझना, निर्धन योग बनते थे तो हम उस समय कहा करते थे, उस समय ऋषि मुनि कहते थे ये व्यक्ति जाकर के विदेश में रहेगा और धन के लिए दर दर में भटकेगा, ठोकर खाएगा। ठीक है। अब आज हम क्या देखते हैं, अष्टम भाव में यदि राहु बैठा है, पंचम दृष्टि द्वादश भाव को डालेगा, यहां से हम बड़ी यात्रा का विचार करते हैं, यहां से भी यात्रा का विचार करते हैं, जमीन के नीचे के संबंधों का हम विचार करते हैं। इससे हमारी यात्रा होगी, कष्टमय होगी मगर यात्रा होगी। ठीक है। और ये आपका ध्यान देना, विशेषकर जो मेरी सोच है कि आप अपने घर से दूसरे घर भी जाते हो तो ना कंफर्टेबल नहीं होते हो, और आपने तो पूरी सिटी, स्टेट, उसके बाद कंट्री और पता नहीं कितनी कंट्रियों में जाकर के, आगे कंट्री में आपने विशेषकर जाना, बहुत दूर जाना, तो कष्टमय जीवन तो होगा क्योंकि ये विदेश है। मगर आपको आज की जनरेशन यही चाहती है कि मैं जाके विदेश से पैसा कमाऊं, हालांकि भटके, परेशान हो, कुछ भी हो। तो ये राहु एक बेनिफिट यहां पर हमें दे रहा है। यदि मंगल नीच आदि स्थिति में है, छठे आदि चला गया, द्वादश आदि में चला गया, तो मंगल की स्थिति के कारण से यहां पर बीमारियां एक गिफ्ट के रूप में जाएंगी, क्योंकि राहु तो देना चाहता है। अब मंगल ही कमजोर हो गया तो आपको ये स्वाभाविक है किडनी स्टोन होने के चांस होंगे, आपको क्या कहते हैं, मूत्र से संबंधित सेक्सुअल कमजोरी, आपको जैसे स्त्री है तो आपको जैसे बच्चेदानी से संबंधित बीमारी, शिष्ट कोई है, ऐसी चीजों आपको हो सकती है, बवासीर आदि की, भगंदर आदि की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव से हम कमर के नीचे से बीमारियों का विचार करते हैं। अष्टम भाव के यदि और ग्रहों की यदि बात करें तो कहने का मतलब, यदि अष्टम भाव में राहु बैठे, मंगल कमजोर है तो एक्सीडेंट आदि के चांस बनाएगा। यदि मंगल के यहाँ पर खुद मंगल बैठ गए अष्टम में, एक अंगारक योग बन जाएगा। अंगारक योग जो है सडनली, तुरंत आपको एक अचानक परेशानी, ऐसे व्यक्ति को वाहन आदि का सुखों में कमियां देता है, वाहन आदि में धन का नुकसान, बहुत एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। राहु मंगल की युति से ऐसी स्थितियां प्रदान करता है। मगर हमें यदि मंगल दशम में, लगन में, पंचम में, नवम में बैठा है तो वहां पर अपने प्रभाव को अच्छा डालेगा, राहु का प्रभाव कम होगा, उस कारण से इनकी स्थितियों को चेंजिंग आ जाएगी और इतना बड़ा प्रभाव नहीं होगा। पंचम दृष्टि राहु की द्वादश भाव में जाएगी, और द्वादश भाव में जब राहु की दृष्टि जाएगी तो वहां पर हम बृहस्पति का कंट्रोल देखेंगे। हालांकि राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव को बुरा इफेक्ट करेगी, वहां पर बुरा इफेक्ट करेगी। यहाँ पर आपको जेल यात्राओं के संकेत देगी, आपको हॉस्पिटलों के संकेत देगी, यहाँ से आपको मोक्ष आदि की स्थिति को नहीं सुधार पाएगी, वो नहीं बात बनेगी। आपको यहाँ पर खर्च के व्यय की स्थिति को बहुत ज्यादा खराब करेगी, बेफालतू के खर्च आदि कराएगी। मगर उसमें यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति की, हालांकि चाहे यहां भी बृहस्पति बैठ जाए, सीधी बात मैं कहता हूं, ये राहु और बृहस्पति का चंडाल योग बन जाएगा, कोई अच्छा योग नहीं है, कोई अच्छा योग नहीं। मगर बृहस्पति यहां भी बैठ करके कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। सबसे वीक पॉइंट में बताया आपको,
समझिए। बाकी जैसे यहाँ चतुर्थ में बैठ गया सबसे बेस्ट है, लग्न में बैठ गया सबसे बेस्ट है, पंचम में बैठ गया वो भी बेस्ट है। तो उन स्थिति में राहु के साथ साथ हमें बृहस्पति की दृष्टि की स्थिति हमें देखनी है, जब हम यहाँ का प्रभाव अच्छा बुरा दे सकते हैं। यदि बृहस्पति अच्छा है तो बुरा प्रभाव राहु नहीं दे पाएगा, फायदा ही करेगा वहां पर। सप्तम दृष्टि यहाँ पर केतु अपने आप विराजमान है। केतु द्वितीय भाव में लगभग अच्छा धनी और धन को इकट्ठा करने के परिवार को उतना इकट्ठा नहीं करेंगे मगर पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। पानी में थोड़ा सा दोष हो सकता है, बोलने की शक्ति में थोड़ा सा कुछ न कुछ कमियां आ सकती हैं। ठीक है। नवम दृष्टि राहु की, नवम दृष्टि चतुर्थ भाव को, यहां पर ये माता का कारक है, सुख साधन का, मकान का कारक है, ये सब चीजें हमने पहले बताया है। मंगल, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये योग कारक ग्रह, इनमें इफेक्ट यदि चंद्रमा की स्थिति है, बाई चांस चंद्रमा यहां पर बैठ गया राहु के साथ, बहुत बुरा इफेक्ट करेगा। हेल्थ, खुद की हेल्थ को खराब करेगा, माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, वाहन मकान आदि में चोट आदि के लिए एक्सीडेंट आदि के चांस बनाएगा, सुखों में बहुत कमी आएगी। चंद्रमा वही यदि यहीं पर बैठे हैं अपने भाव को बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, वहां पर बैलेंस ऐसा बनेगा कि सुखमय जीवन ज्यादा व्यतीत होगा। हाँ, ये हो सकता है कि माता और पुत्र किसी कारणवश थोड़ा दूर दूर रहें, क्योंकि दृष्टि का प्रभाव भी आप कह नहीं सकते कि दृष्टि का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। तो माता और पुत्र या पुत्री, जिस व्यक्ति का चार्ट है, वो डिफरेंट स्थिति में दूर दूर रह सकते हैं, विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। अन्यथा ऐसा नहीं कह सकते कि माता की छाया में पुत्र नहीं या पुत्री नहीं रह सकती है विचारों में, तो क्योंकि कड़वापन ये होगा। ये माता का जो ममता का ग्रह है, चंद्रमा जो है मन यानी मोह ममता से फंसा होता है, और स्वाभाविक है माता की ममता इतनी होती है कि पुत्र या पुत्री जीवन भर माता ब्लेसिंग देने के लिए तैयार रहती है। कोई भी यदि कोई देवी देवता को नमस्कार करती है तो अपने लिए कम, अपने पुत्र या पुत्री के लिए ज्यादा मानती। तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा यहाँ सॉलिड यदि है तो राहु का प्रभाव पूरा नहीं होगा दृष्टि के मुताबिक। ठीक है, ओके। उसके बाद यदि हम नक्षत्रों की बात करते हैं, राहु हमारे यदि विशाखा नक्षत्र में होंगे 3 संस्थान और वहां के स्वामी हमारे बृहस्पति है। राहु और बृहस्पति को कंट्रोल, बृहस्पति अपने आप कंट्रोल रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में यदि राहु है तो वहां पर सामान्य फल देगा, कोई ऐसा नुकसान फल देने की कोशिश नहीं करेगा। और विशाखा नक्षत्र में राहु काफी कंफर्टेबल रहता है। यदि राहु अनुराधा नक्षत्र में, वहां के स्वामी शनि है, और शनि यदि नीच आदि दृष्टि डालता है, शनि का बुरा इफेक्ट पड़ेगा इसमें। बुरी संगत आदि में पड़ सकता है व्यक्ति, बुरा व्यसन में पड़ सकता है, बुरी आदतों में पड़ सकता है, सट्टा लॉटरी आदि सिस्टम में, जुआ आदि सिस्टम में भी पड़ सकता है, यदि राहु शनि की स्थिति ऐसी बनी रही। राहु यहाँ बैठे हैं, एग्जाम्पल यदि शनि है, शनि नीच आदि में हो गए, वृश्चिक का यहाँ पे आयु तो प्रदान कर देगा मगर सोसाइटी को गलत आदतें डालने की कोशिश करेगा सर। एग्जाम्पल देखना, एक व्यक्ति व्यसन आदि में लगा है, घर में उसको एक समझो कि मित्रता नहीं मिलेगी तो थोड़ा शांत रहेगा, थोड़ा सहमा, थोड़ा डरा हुआ रहेगा। यदि 2 हो गए तो उन्होंने फाइट आपस में तो करनी, दूसरे को भी कुछ नहीं समझना। तो ये राहु और शनि की स्थिति में ये फर्क है। यदि शनि का इफेक्ट राहु में पड़ गया तो और बुरा इफेक्ट डालने की कोशिश करेगा, वह अनुराधा नक्षत्र की स्थिति में पैदा होगा। यदि राहु अनुराधा नक्षत्र में है तो शनि का प्रभाव होगा और उसमें बुरे इफेक्ट ज्यादा डाल सकता है। राहु यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में 16-40 से 30 तक, वहां के स्वामी बुध है। बुध राहु से कोई उतने इफेक्ट नुकसान नहीं करेंगे मगर फायदा भी नहीं करेंगे। आपने यह देखना, छठे और तृतीय भाव का स्वामी है बुध। मेष लग्न में कोई ज्यादा पावर नहीं दे सकते, इतनी इफेक्ट नहीं दे सकते हैं कि राहु के बुरे प्रभाव को अच्छा कर देवे। वो बुध में इतनी शक्ति नहीं है, बुध नहीं कर सकता क्योंकि छठे और तृतीय भाव का स्वामी। ठीक है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में भी राहु इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बुरा इफेक्ट करने की कोशिश करेगा। अच्छा इफेक्ट करने की कोशिश तो करेगा मगर अच्छा होगा नहीं। मगर यदि
मंगल, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति का इफेक्ट है कुंडली में, किसी भी चार्ट में, किसी भी स्थिति में, तो एक दो ग्रहों का भी है तो बुरा प्रभाव यहाँ पर नहीं देगा। थोड़ा बहुत हेल्थ आदि की इश्यूज बना सकता है, क्योंकि राहु अष्टम में बैठा। हालांकि राहु यदि यहाँ आदि बैठे, कोई भी पापी ग्रह बैठा, वो काफी कंफर्टेबल होकर के अपना रिस्पॉन्स देता है, अपना फल देने की कोशिश करता है, तो हो सकता है। मगर हम लग्न के प्रभाव के कारण से हम यहाँ के फल को यदि नॉर्मल बात करें, ठीक ठाक फल देगा। थोड़ा स्वास्थ्य आदि का विशेषकर ऐसे व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। धन आदि की इतनी कमियां नहीं आएगी, क्योंकि धन भाव को दृष्टि डाल रहा है, चतुर्थ भाव को दृष्टि डाल रहा है। इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। हम यदि उपाय की बात करें तो यहाँ पर अष्टम भाव में राहु बैठा है, तो भगवान शिव की उपासना करें, जिसे मृत्युंजय भगवान कहते हैं। महामृत्युंजय जाप आदि करे, मृत्युंजय मंत्र का जाप आदि करे, शॉर्ट मंत्र जो है, जो सूक्ष्म मंत्र है महामृत्युंजय, उस मंत्र का जाप करे, ओम जूम सहा, इस मंत्र का जाप करे, जिससे अचानक कोई नुकसान ना होवे। क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब भी राहु की आएगी, तो आपको एक्सीडेंट आदि के चांस, अचानक दुर्घटना, अचानक परेशानी, ये आपके चांस बनेंगे। उसको बचाने के लिए आपने भगवान शिव की उपासना साथ में लें, तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, ये हमारी डिस्कस जो थी मेष लग्न के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के राहु की डिस्कस थी। प्लीज मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पारस सर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, उससे हमारी ग्रोथ होगी, और हमारे चैनल की जब ग्रोथ होगी तो आपको ज्ञानवर्धक अच्छी वस्तुएं, अच्छी चीजें ज्ञानवर्धक में डालूंगा, तो आपको फायदा है। धन्यवाद, नमस्कार।